हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर आपका प्यारे बच्चों 3rd चल रहा है। और आज के इस लेक्चर में हम आपको दो चीज समझाएंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी प्यारे बच्चों, जिसके कारण आधुनिक आवर्त सारणी बनी। और वास्तव में आधुनिक आवर्त सारणी बनी तो किस प्रकार से हेल्प मिला मेंडलीव की आवर्त सारणी, मतलब कुछ न कुछ तो विशेषताएं भी रही होगी। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले भाई डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत आया, फिर न्यूलैंड का अस्टेक नियम, फिर लोथर मेयर का सिद्धांत। इसके बाद हमारे आए मेंडलीव जी और अपना आवर्त सारणी प्रस्तुत किए, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किए। इसके पहले हमने लेक्चर में आपको बेहतरीन रूप से समझाया था, जो कि प्लेलिस्ट में आपको पूरा कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों आप दो चीज आसानी से समझोगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या क्या कमियां थी, किस प्रकार से दोष था जिसके कारण से मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ दिन तक नहीं चल सका। आज अब क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का अध्ययन हम लोग नहीं करते, मुख्य रूप से आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर सभी तत्वों का हम अध्ययन करते हैं। उसी के आधार पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं, किसी भी यौगिक के गुणधर्म को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला नंबर यह था कि हाइड्रोजन की स्थिति। मेंडलीव ने बताया था कि जो हमारा प्यारे बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाटीन, ये हमारे 7वें समूह में रखा गया था, मतलब वर्ग में रखा गया था। इसलिए उन्होंने एक निश्चित स्थान नहीं दे पाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 7वें वर्ग में जो तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन अपने पहले वर्ग के समान पहले वर्ग में रखा था। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसको पहले ही वर्ग में रखा था। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से पूरा गलत है, बहुत सारे वर्ग बिल्कुल समान हैं। जैसे पहले ही वर्ग में जो तत्व हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी में भी वही तत्व हैं। तो परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी की प्रस्तुत की, उसमें तो हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ इसका गुण जो है 7वें जो वर्ग हैं उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे कुछ समानता दर्शाता है और कुछ पहले समूह से समानता दर्शाता है। इस कारण से उनकी ये जो पहली कमियां थी, पहला जो दोष है जिसे सीमाएं भी कहते हैं, कि हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं बता पाए। इनकी भिन्न भिन्न कारण के कारण है ना, जैसे कई सारे असमानताएं थी, कई सारी इनकी दोष थी, जिसके कारण ये फेल हो गया। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी और फिर आधुनिक आवर्त सारणी का प्रचलन हुआ। तो पहला नंबर तो समझ ही गए होंगे कि हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं दे सके, क्योंकि यह कुछ गुणों में पहले वर्ग के तत्वों की समानता रखता है और कुछ गुणों में 7वें वर्ग के तत्वों से समानता रखता है। इसलिए इसे पहले और 7वें दोनों वर्गों में रखा गया। ये सबसे बड़ी कमियां थी। दूसरा हमारा फिर बच्चों तत्वों की व्यवस्था में विसंगतियां, मतलब तत्वों को व्यवस्थित तो किया लेकिन कौन कौन से विसंगति पाई गई। जैसे पहला विसंगति ये है कि परमाणु द्रव्यमानों का क्रम नहीं रखा गया। मतलब परमाणु द्रव्यमान जैसे व्यवस्थित तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था, मतलब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे जो कम द्रव्यमान वाले पहले और अधिक द्रव्यमान वाले बाद में। जैसे यहाँ पर आर्गन का परमाणु द्रव्यमान जो है 39.94 है, ठीक है। वहीं पे प्यारे बच्चों पोटेशियम का जो परमाणु द्रव्यमान 39.102 है, लेकिन पहले आर्गन को रखा गया और पोटेशियम को बाद में रखा गया। समझ रहे हैं, यानी आर्गन का परमाणु द्रव्यमान अधिक है तो बाद में आना चाहिए, लेकिन उनकी एक कमियां थी। आर्गन को पहले रख दिए और पोटेशियम को बाद में। भाई इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था, मतलब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करना था। लेकिन ये जब परमाणु द्रव्यमान में हालांकि अपने हिसाब से सही किए थे, लेकिन ये बाद में यही क्रम है, क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। तो जैसे आर्गन इसके बाद पोटेशियम का आता है, तो प्यारे बच्चों ये क्रम उनका थोड़ा सा उनके आधार पर, उनके नियम के आधार पर ये विसंगतियां हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर अगला है कोबाल्ट। जैसे कोबाल्ट का है प्यारे बच्चों 58.93, निकिल का है 58.71। तो पहले निकिल होना चाहिए, लेकिन निकिल बाद में आता है, कोबाल्ट पहले आ जाता है। इस कारण से ये विसंगतियां हैं। असमान तत्वों को एक साथ रखा। पहला तो आपने समझा तत्वों की विसंगतियां में कि द्रव्यमानों का सही क्रम नहीं रखा गया, मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया, लेकिन जब व्यवस्थित कर रहे थे तो कुछ ऐसी गलतियां हो गई कि कम द्रव्यमान वाला बाद में हो गया और अधिक द्रव्यमान वाला पहले हो गया। ये चीज आपने देखा। असमान तत्वों को एक साथ रखा। जैसे भाई जब उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया तो समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जाना था, लेकिन कुछ असमान तत्व जैसे सिक्का धातु है, कापर है,
है ना, सिल्वर है, यहाँ पे सोना है, इनको क्षार धातुओं के साथ रख दिया था। क्षार धातु जैसे लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है ना, तो इनको भाई साहब हम क्षार धातु कहते हैं। तो सिक्का धातुओं को क्षार धातुओं के साथ रख दिया गया। ये एक प्रकार से उसकी भी संगति थी, इस प्रकार से कमियां थी, इस प्रकार से दोष था, है ना। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा। अभी यहां पर आपने देखा कि असमान तत्वों को एक साथ रख दिया, और कुछ जो समान तत्व यानी समान गुण दर्शाने वाले तत्व हैं उनको अलग अलग रख दिया, है ना। समान गुण वाले तत्वों को सारणी में अलग अलग वर्गों में रखा गया। जैसे तांबा प्रथम वर्ग में है और पारा द्वितीय में है, जबकि इनके गुणों में समानता है। इस प्रकार से कुछ ऐसे भी तत्व हुए समानता तो रखते हैं लेकिन उन्हें भिन्न भिन्न जगह पर रख दिया। ये हो गया मुख्य रूप से दो। पहला हाइड्रोजन की स्थिति, फिर तत्वों की भी संगतियां। तत्वों की भी संगतियां में आपने 3 देखा। पहले परमाणु द्रव्यमान को सही क्रम में नहीं रखा गया, कहीं ना कहीं भूल हो गई। दूसरा, असमान तत्वों को साथ में रख दिया और समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। ये तीसरा, है ना। अब तीसरा नंबर आता है विसंगतियों में, मतलब दोष में, समस्थानिकों का स्थान। जैसे देखो, अब आपको पता है क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, परमाणु द्रव्यमान जो है इनका अलग अलग है, 35 और 37। तो भाई जब इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया तो इनको अलग अलग रखना चाहिए था। समझिए, तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आवर्ती फलन, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम है। मतलब इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। अब हम इस क्रम में देखें तो क्लोरीन के समस्थानिक 2 हैं, एक का परमाणु द्रव्यमान 35 है, एक का 37 है। मतलब इनको 2 जगह रखना चाहिए। 37 वाले को 37 भाई द्रव्यमान के आधार पर रख रहे हैं तो इनको 2 जगह रखना चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं कर पाया। इसलिए भाई इनका नियम फेल हुआ कि भाई तुम परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित कर रहे हो और आप परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तब भी एक साथ रख दिए। तो एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही वर्ग में माना, जबकि इनके परमाणु भार अलग अलग हैं। और भाई इन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का व्यवस्था ही किया था, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते भी इन्होंने साथ में रख दिया, इसलिए इनकी भी संगतियां हैं। समझे। 8वें वर्ग के तत्वों का स्थान। 8वें वर्ग के तत्वों का सारणी में कोई भी आयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि इनके किसी भी तत्वों की ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता 8 नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ 3 तत्वों को एक साथ रख दिया। कहने का मतलब जो 8वां वर्ग है, आपको सबको पता है, 3 तत्वों को समूह में रखा, कुछ रिक्त स्थान रखा। तो ये बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। सबसे बड़ी कमी है कि 3 तत्वों को एक साथ हम कैसे रख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी थी। दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। दुर्लभ मृदा तत्व मतलब जानते हैं लैंथेनाइड और रेक्टिनाइड जिसे आप कहते हैं, समझ रहे हैं। देखो, आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में लैंथेनम के बाद के दुर्लभ मृदा तत्वों के गुणों में बहुत समानता होने के कारण एक ही स्थान पर रखा गया, जबकि इनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न थे और इनके इसी प्रकार 7वें आवर्त में एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया। देखो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है भाई, तो अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन एक साथ रख दिए, इसलिए शुद्ध रूप से इनका स्थान ना दे पाना भी इनकी क्या थी, कमियां थी। ठीक है, आगे देखो, निष्क्रिय गैसों का स्थान। मेंडलीव ने निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था, क्योंकि देखो उन्होंने साफ 8 तक लिया था, शून्य समूह को बाद में जोड़ा गया। समझ रहे हैं, अंत में रख दिया गया। देखो, मेंडलीव ने निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था, इसलिए इस वर्ग के सदस्यों को शून्य वर्ग नाम देकर सारणी के अंत में रखा गया था। ये उनकी कमी थी जब उन्होंने अपना सारणी बनाया। बाद में तो अब यहाँ बुक में दिखाने के लिए शून्य समूह को जोड़ दिया गया, लेकिन जब वो एक्चुअल में अपना सारणी प्रस्तुत किया था उस टाइम पे उनकी एक कमी थी। विकर्ण संबंधों की व्याख्या ना करना। विकर्ण संबंध, जैसे आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ोगे तो विकर्ण संबंध में आपको बहुत बारीकी समझाऊंगा। कोई भी तत्व अपने अगले आवर्त के दूसरे तत्व से विकर्ण मतलब टेढ़ा संबंध दर्शाएगा। तो ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, इसके आधार पर हम विकर्ण संबंध की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने विकर्ण संबंध में कोई तत्व ही नहीं रखा था। ठीक है, तो ये कमियां थी। अब एक कमी तो सबको पता हो गया, 3-4 यदि तैयार कर लेते हो तो एग्जाम के हिसाब से काफी है। अब इनसे हमें कुछ ना कुछ प्यारे बच्चों ऐसा जानकारी मिला जिसके कारण हम आधुनिक आवर्त सारणी बना पाए। मतलब मोसले जी आधुनिक आवर्त सारणी बनाए तो कहीं ना कहीं नकल किए। अरे भाई, किसी के औकात नहीं था कि इतना अच्छा बना देने के लिए, समझ रहे हो। मंडली बहुत अच्छा सुविधा बना दिए मोसले के लिए, मोसले साहब तो उसको मॉडिफाई कर दिए, है ना। तो पहले इन्होंने इतना अच्छे तरीके से बनाया था, 50 साल तक उनका ही चला। बाद में मोसले साहब आए, बोले थोड़ा सा इसको हम अरेंजमेंट करते हैं, कुछ और तत्वों की खोज हो गई। ठीक है, देखो जरा थोड़ा सा मेंडलीव की उपयोगिता क्या है। तत्वों के गुणों आदि में अध्ययन में सुविधा। जैसे उन्होंने क्षार धातुओं को भाई साहब एक साथ रखा, समझ रहे हैं, जैसे आपका और
सातवें वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन तत्वों को साथ में रखा और बहुत सारे एक समान गुण वाले तत्वों को साथ में रखा। तो जब अध्ययन करना शुरू हुआ भाई साहब कि हम अध्ययन कर रहे हैं, तो तत्वों को उनके स्थान के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, उनके समूह के आधार पर उनके गुण को हम आसानी से अध्ययन कर सकते थे। इस प्रकार से उनके गुणों को हम आसानी से अध्ययन कर सकते थे। ये मेंडलीव की बहुत बड़ी एक प्रकार से सही मतलब नियम था, यानी मेंडलीव का एक सही उपयोगिता है। ठीक है, अभी तक ज्ञात हुए समस्त तत्वों में केवल 7 आवर्त और 9 वर्गों में वर्गीकृत हो जाने से इन तत्वों का अध्ययन सरल हो गया। अब प्रत्येक तत्वों के गुणों का अध्ययन अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी तत्व का सारणी में स्थान तथा उसके आसपास के तत्वों के गुणों का ज्ञान है तो उस तत्व के समान गुण सरलता से अनुमानित किए जा सकते हैं। मतलब भाई साहब, जब हमारा आधुनिक कवर सारणी नहीं आया था उसके पहले की ये बात कर रहे हैं कि जैसे हम किसी भी तत्व के गुण की अध्ययन करना चाहते हैं, और यदि पता चल गया कि किस समूह में है, किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, उसके आसपास के तत्वों का हमें गुण मालूम है, तो आकलन कर सकते थे कि इस तत्व का गुण इस प्रकार से होगा। ये कुछ प्रमुख चीजें हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद नए तत्वों की खोज, उन्होंने पहले भी बता दिया था भाई कि रिक्त स्थान है, यहां पर नए तत्व की खोज होगी, तो उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिए। तब आने वाले वैज्ञानिकों के मन में एक है ना जिज्ञासा जागृत हो गया, एक मतलब खोज तकनीक जागृत हो भाई कि मेंडलीव ने बताया है कि यहां पर रिक्त स्थान है, मतलब यहां पर कोई ना कोई एक नया तत्व आ सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा भाई साहब अब जब नया तत्व आ सकता है तो इसके लिए हम खोज करना शुरू करते हैं, और बाद में कई तत्वों को खोजा भी गया, है ना। तो इस प्रकार से नए तत्वों की खोज में भी इनका सहायता हुआ। भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स बनाना है स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आप बेहतर नोट्स हमसे लेना चाहते हैं तो 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट का। बेहतर रूप से कांटेक्ट करके 9685299149 9685299149 मात्र 100 रुपीज चार्ज है, बेहतर रूप से नोट्स ले सकते हैं। आगे देखो, इनके आधार पर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना आसान हो गया। परमाणु द्रव्यमान बराबर तुल्यांकी द्रव्यमान गुणे संयोजकता। यदि किसी तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान ठीक प्रकार से ज्ञात है और संयोजकता सारणी के आधार पर हम निकाल सकते हैं तो उनके गुणों का मतलब उन पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान आसानी से हम निकाल सकते थे। मतलब परमाणु का परमाणु द्रव्यमान। संदिग्ध परमाणुओं के द्रव्यमान में शोधन, भाई ये चीज तो पहले से बता दिया गया कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्व को व्यवस्थित कर रहे हैं। जब 2 तत्व हो गए तो पक्का कहीं ना कहीं परमाणु द्रव्यमान बढ़ता हुआ क्रम, बीच के यदि 2 तत्वों के बीच का परमाणु द्रव्यमान है तो यहां शोधन करने में बहुत आसान हो गया। भाई 2 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पता है, बीच वाला तत्व इन्हीं दोनों के बीच के औसत के लगभग बराबर होगा। मतलब एक प्रकार से भाई 2 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान हमें पता है, अब हमें बीच वाले तत्व का निकालना है, तो ये अनुमानित किया जा सकता है कि भाई एक बढ़ते हुए क्रम में होंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में होगा। इस आधार पर हम संदिग्ध परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अनुसंधान में सहायक, अनुसंधान मतलब खोज में, है ना। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी समस्त रसायन शास्त्र का सारांश है। इसके अवलोकन मात्र से ही अनुसंधान या अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी तत्व का दूसरे तत्व के साथ कैसा व्यवहार होगा। यह ज्ञान अनेक अनुसंधान की सहायता से सिद्ध हुआ। मतलब अनुसंधान के क्षेत्र में, मतलब खोज के क्षेत्र में विशेष योगदान है। तो इस प्रकार से आपको सारे चीजें मैंने करा दिया। अब आप सिंपल वे से लिखें, नोट्स जरूर बना लें। जो मैं आपको इतना बेहतर लिख करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली जाने दें। प्लीज आप लोग इसे बेहतर स्क्रीनशॉट ले लिया करें और लिख लिया करें। दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, पुराने वीडियोस जरूर देखें, जब आप उन्हें देखेंगे तब आपको लेक्चर समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट कर लेना 96 85 29 91 49 100 रुपीज चार्ज, ओनली 1 सब्जेक्ट।